नमस्कार, जय महाराज जी, JMJ। काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्षमा याचना। लेकिन अब से युद्ध आरंभ हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है। आज है 5 तारीख 2023 और मिलकर आईटी हम क्रैक करेंगे। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर जिसे देखकर फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगने लगता है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तब देखिएगा। थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, यानी हीट के मूवमेंट की स्टडी इस चैप्टर में बेसिकली हम करने वाले हैं। बस हीट के मूवमेंट को पढ़ेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान। आपके सामने अभी लाके प्रदर्शित करूंगा है क्या ये चीज। सबसे पहली बात, ये हम पढ़ते क्यों पढ़ते हैं? आम आंसर तो ये है भैया कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वेटेज अच्छा खासा है इसका, अगर इससे अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में भी आसानी काम करेगा और जेई मेन या फिर नीट में आसानी से हम नंबर ला देंगे। लेकिन अगर एक केमिस्ट के तौर पर हम देखें कि आखिर इस चैप्टर की आखिर हमें जरूरत क्या पड़ी, तो वो ये है कि अगर हमें कोई केमिकल, अगर हमें कुछ रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, हमें कुछ रिएक्टेंट्स दिखेंगे और एक केमिकल रिएक्शन करना हम चाहेंगे और हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हमने रखा होगा, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये उसका पर्टिकुलर प्रेशर है, ये उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये सब हमने रखा हुआ है। तो अगर हमने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम ये बता पाएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा या नहीं करेगा, आखिर ये केमिकल रिएक्शन होगा भी या इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का होना या ना होना, अगर हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो हमें पता चलेगा कि ये होगा या नहीं होगा एक स्पेसिफिक कंडीशन पर। मतलब हमें पता है कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए ये टेम्परेचर, ये प्रेशर फलान निकाल हमने रखा हुआ है, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता चलता है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है सर, समझ में आंसर आ रहा है हमें? ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि ये हमें ये बताता है कि ये जो रिएक्शन होगा उससे एनर्जी निकलेगा या फिर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या मतलब? वो एंडोथर्मिक होगा यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या फिर एक्सोथर्मिक होगा यानी एनर्जी रिलीज करेगा। अब इन सब के बारे में हम चैप्टर में जब डीप में पढ़ेंगे तो चर्चा करने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस इसके होते हैं। लिमिटेशंस का हिंदी अनुवाद है औकात। कुछ औकात होते हैं, सबको जमीन पर ही रहना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स से हमें यह जरूर पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें यह नहीं पता चलेगा कि उस केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, आखिर वो किस स्पीड से वो केमिकल रिएक्शन होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज जो इसके पैर जमीन पर रखती है, यानी इसकी लिमिटेशन है, वो ये है कि हमें यह तो पता चलेगा कि किसी एक केमिकल रिएक्शन का इनिशियल स्टेज क्या था और फाइनल रिजल्ट क्या था। क्या बोला? किसी एक केमिकल रिएक्शन का इनिशियल स्टेट क्या था और फाइनल स्टेट क्या था। स्टेट अभी बता देता हूं सर, ये स्टेट का मतलब क्या है चाचा? स्टेट मतलब ये नहीं कि कोई चीज फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में, नहीं। स्टेट मतलब होता है अवस्था। हिंदी अनुवाद क्या है? अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था। स्टेट को कौन कौन सी चीजें डिफाइन करती हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आज ही के लेक्चर में, उसकी चिंता नहीं करनी है। बस अभी के लिए याद रखिए, स्टेट मतलब होता है अवस्था। चाहे गर्म है यानी उसका अवस्था क्या है, गर्म है वो, ठंडा हो गया, अवस्था उसका टेम्परेचर बदला तो ठंडा हो गया। इस बात करेंगे इसके आगे, अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। हम कहां थे जी कि वो रेट नहीं बता सकता, थर्मोडायनेमिक्स में रेट नहीं पता चलेगा। तो सर रेट पता कैसे चलेगा हमें कि वो कितना जल्दी होगा? उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर आप थोड़ा सा बुक में झांकेंगे ना, तो एक और चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, उस चैप्टर में पता चलता है कि आखिर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, कितने स्पीड से वो होगा। और दूसरा चीज जो थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बता सकता वो ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें क्या चीजें लग रही हैं, क्या पाथवे क्या है उसका, प्रोसेस, किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, क्या पाथवे है, वो हमें थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पता चलता। ठीक है, वो हमें उसका जो मैकेनिज्म है, वो कीवर्ड होगा मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म हमें नहीं बता पाएगा कि आखिर इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है।
तो सर हमें मैकेनिज्म पता कौन दिलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे जी। अब शुरू हो चुका है जी, युद्ध शुरू हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो ये ऊपर ऊपर सी बातें थे और आज की वीडियो में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। सारी वर्ड्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे, तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर को समझने में। अब बात करते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। लिखने पढ़ने वाला काम शुरू। सिस्टम क्या चीज है? जिस चीज पर हम स्टडी करते हैं, जिस चीज की हम एनालिसिस करेंगे, उस चीज को हम सिस्टम कहेंगे। और बाकी उस सिस्टम को छोड़कर सारी चीजों को हम सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है सर। कुछ एग्जांपल देने के लिए नहीं मिल रहा मैं। एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है, उस पानी के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस पानी को हम फोकस में डाल रहे हैं, उस पानी की हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी वो पानी हमारे लिए सिस्टम होने वाला है। और बाकी उसके आसपास की सारी चीजें, हवाएं या फिर जो भी है, वो सारा का सारा सराउंडिंग है जी, वो सारा का सारा सराउंडिंग है। यानी द ऑब्जेक्ट विच इज अंडर द इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज सिस्टम, एंड बाकी जो रह गया, रेस्ट ऑफ इट, वो होता है सराउंडिंग। समझ में आया क्या? ठीक है, आपको समझना है, लिखने पढ़ने वाला काम किताब में देखिए ना, समझने के लिए आए यहां पर। तो सिस्टम मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, वो सिस्टम है। रेस्ट ऑफ इट, जो भी पार्ट हमारा बचा, वो सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला एक चीज होता है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। अरे वाह सर, तो बड़ी आसान सी चीजें हैं। मतलब ये तो टर्मिनोलॉजी देख के हमें समझ में आ जा रहा है भैया, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। बाउंड्री मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, अलग अलग छांटता है। मतलब ग्लास के अंदर पानी है, पानी हमारा सिस्टम है, बाकी सारी चीजें सराउंडिंग है। लेकिन सराउंडिंग और पानी को बीच में डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, अलग कौन कर रहा है? जी हां, सराउंडिंग। और सराउंडिंग क्या चीज है जी? सॉरी, बाउंड्री। और बाउंड्री कौन सी चीज है हमारे लिए इस केस में? ग्लास। ये है जी, ये मान लीजिए कोई भी हमारे लिए ग्लास है, उसके अंदर हमने पानी रखा हुआ है। ये पानी हमारे लिए सिस्टम हो गया, बाकी सारी चीजें हमारे लिए सराउंडिंग होगी। लेकिन इस पानी को इस सराउंडिंग से अलग करने वाली कौन सी चीज है? ये हो गया हमारा ग्लास जी। ये जो वॉल है, इस वॉल को हम बाउंड्री कहते हैं, जिसने इस सिस्टम को सराउंडिंग से छांट रखा है, अलग रखा है। यानी बाउंड्री का क्या डेफिनेशन होगा सर? बाउंड्री का भी सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द डिवाइस विच सेपरेट्स सिस्टम विद सराउंडिंग। ठीक है, आसान सी चीज है जी, कोई बड़ी पंगे वाली बात नहीं है। बाउंड्री के बारे में हमने बात कर लिया, सराउंडिंग के बारे में बात कर लिया, सिस्टम के बारे में बात कर लिया। मजे वाली चीज यह है कि बाउंड्री दो प्रकार की होती है, एक होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, एक होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री मतलब इस ग्लास को इस सराउंडिंग से अलग करने वाला जो बाउंड्री है, वो हमें दिख रहा है। क्या है जी? ये कांच है, ये वॉल है जो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग कर रहा है, जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। वो हमारा रियल बाउंड्री है, लेकिन इमेजिनरी बाउंड्री वो बाउंड्री होती हैं जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो होती हैं। मतलब मैंने ये कहा कि ये पानी है। क्या है जी? ये पानी है। मैं अगर ग्लास के ऊपर से देखूं, अगर मैं किसी ग्लास को ऊपर से देखूं, तो एक लेयर तक पानी होता है, उसके ऊपर से हवाएं बहनी शुरू हो जाती हैं। मतलब उसके ऊपर सराउंडिंग होता है। मान लीजिए ये ग्लास है भैया, तो यहां तक पानी है, इसके ऊपर से सराउंडिंग है। यानी पानी और सराउंडिंग तो इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं, और ना ही यहां पर मैंने कोई प्लेट लगा कर रखा हुआ है।
यानी एक छुपा हुआ बाउंड्री है जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन है। तभी तो भैया सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग हैं। कोई तो एक बाउंड्री है जो हमें दिख नहीं रही, समझ रहे हो? हाँ, तो वो है इमेजिनरी बाउंड्री। सिंपल सी बात है, उसमें ज्यादा डीप नहीं जाना, मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, आप बोल रहे तो समझ ही आ रहे हैं। चाचा अब सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम की हम बात करेंगे अब, ठीक है? कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सबसे पहला जो टाइप है सिस्टम का वो है ओपन सिस्टम, ठीक है? ओपन सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं बस। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या कहता है? कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के अंदर हमने रख दिया गर्म पानी। क्या रखा है चाचा? अरे बोल दीजिए, हॉट वाटर, उबलता हुआ है जी, एकदम गरम गरम बुलबुला अभी डाला ही हुआ है। हमने ये देखा कि यार पानी तो रखा हुआ है, पानी के ऊपर से भाप निकल रहे हैं। भाई साहब आपने नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है, मानते जाइए। आपने जिंदगी नहीं देखी अभी तक, दुनिया नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा है कि पानी को गर्म रख देंगे ग्लास के अंदर तो भाप फेंकता है। मैंने देखा है जी, हाँ मेरी बात मानिए आप। तो भाप निकला। अब मैं ये जानता हूं, आप भले नहीं जानते होंगे लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस भाप के अंदर होता है वाटर वेपर, सॉरी इसको कहते हैं वाटर वेपर इंग्लिश में, बाकी तो भाप चलेगा ही जी, हमारा भारत हिंदी शब्द एकदम। इसको कहते हैं भाप। इस भाप के अंदर होता है पानी। मतलब सर ओपन सिस्टम क्या हुआ कि ये जो पानी है वो सराउंडिंग से अपना मैटर एक्सचेंज कर रहा है, अपना मैटर एक्सचेंज कर रहा है। मतलब जो सिस्टम है वो खुद सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा है, खुद बह जा रहा है जी। हाँ बात तो सही है। और फिर मैं 10 मिनट बाद जब इसे ग्लास को इसी तरीके से रख के वापस आऊंगा तब मैं धीरे से छूना चाहूंगा कि अब पीने लायक है या नहीं है। तब मैं देखूंगा कि हाँ चाचा अब तो पी सकते हैं, डायरेक्ट गलगला भी कर सकते हैं, पी भी सकते हैं। मतलब थोड़ी देर बाद इसके अंदर का जो हीट एनर्जी है वो भी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होते हैं विद सराउंडिंग। अब इसे आप अपनी भाषा में लिखिए, मैं बोल देता हूं जी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो वो है ओपन सिस्टम। कोई बड़ी बात इसमें तो नहीं लगी सर, ये तो आप बच्चों वाली चीजें करा रहे हैं, एक 11th में है सर। हाँ जी सर, हाँ सर, इतनी आसान आसान चीजें आती हैं। ओपन सिस्टम के बाद आता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, अच्छा 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 अच्छा, इस बार मैं थोड़ा तेज हो गया। मैंने दुनिया को देख लिया सर, दुनिया बड़ी जालिम है। मैं ग्लास में अगर उबलता हुआ पानी ऐसे ही डाल दूं ना तो थोड़े दिन में वो ठंडा हो जाएगा, वो पानी वेपर के फॉर्म में उड़ भी जाएगा। लेकिन मैंने दुनिया देखी है, ऊपर से मैं लगा दूंगा प्लेट। अब बताओ किसका मिजाल, किसका मिजाल कि यहां से वाटर वेपर उड़ के जाए। तो हमने कहा सर आप तो थोड़ा सा दिमाग आपने लगा दिया, भाप निकलेगा जरूर लेकिन यहीं पर रह के कंडेंस होके वापस से नीचे की तरफ चू जाएगा जी। चू मतलब लीक आउट, लीक नहीं कहेंगे, पॉर, ड्रॉप, जो भी लिख दीजिए आप। हाँ मतलब इसके अंदर से मैटर जो है, मैटर जो है वो एक्सचेंज अब नहीं करेगा, वो अब एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी 10 मिनट बाद मैं वापस आऊंगा और छू के ट्राई करूंगा कि अब देखा जाए। तो जब मैं छूंगा तो मुझे वो ठंडा लगेगा, भले ही मैंने उसे ढक रखा है लेकिन फिर भी वो ठंडा लगेगा। मतलब टाइम के बाद उसमें से जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है वो तब भी एक्सचेंज होगी। यानी क्लोज्ड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो मैटर है, सिस्टम का जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं करता, वो एक्सचेंज नहीं करता, लेकिन जो एनर्जी है, लेकिन जो एनर्जी है वो एक्सचेंज करती है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ये होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब ऊपर से ढक दिया जी, थोड़ा सा दुनिया देख लिया। लेकिन फिर आता है
फिर आता है वही सिग्मा मेल, उसने पूरे दुनिया को देख लिया, पूरा संसार उसने देख लिया है जी। अब वो कहता है कि हम बनाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब बताओ, आइसोलेटेड सिस्टम, अब ग्लास से बात नहीं भरेगी, ऊपर से प्लेट से बात नहीं भरेगी, हम उसको डाल देंगे थर्मस में। हाँ, थर्मस अब उतना अच्छे से बनाएंगे नहीं जी हम आलसी आदमी, ऐसे ही 2 डब्बा बना देंगे और मान लीजिए कि थर्मस है। ये दुनिया सारा तो मानने के ऊपर ही चल रहा है, जो माने वो भगवान, नहीं मानो वो पत्थर, वही बात है जी। तो इसको भी मान लेते हैं कि वो थर्मस। यहां पर हमने मैटर डाला हुआ है, मैटर क्या है, मान लेते हैं कि ये पानी है, गर्म पानी है, पानी के अंदर से भाप उड़ा, यहीं पर रह गया, चाहा कि हीट एनर्जी धीरे से फ्लो कर ले पुराने की तरह, लेकिन यहां पर लगा हुआ है इंसुलेटेड, यहां पर इंसुलेटर लगा हुआ है जी। आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा लेकिन सुना जरूर होगा कि इसके अंदर कुछ लेयर्स होते हैं, उसके अंदर इंसुलेटर वगैरह लगा होता है। इसको आप फिजिक्स में फिर से पढ़ेंगे। कौन पढ़ा सकता है? मैं पढ़ा सकता हूं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी ये पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत। मतलब इसके अंदर से हीट एनर्जी जो निकलना चाहेगी वो भी नहीं निकलेगी, और सुबह जाइए और शाम को वापस से उसे पानी में उबोलिए और पिए, फिर भी वो गर्म का गर्म ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो मैटर है वो भी एक्सचेंज नहीं करता है, और जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज नहीं करती है विद सराउंडिंग, एंड दैट्स नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। में आज सिंपल एज दैट, यू नो। यस, तो इतना आसान था जी, टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने समझ लिया। अब बात करते हैं स्टेट की। हाँ, वहीं स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा मैंने झलक दिया था आपको, थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा था, स्टेट मतलब ये नहीं कि कोई चीज आइस में है यानी उसका फिजिकल स्टेट, वो फिर वो लिक्विड स्टेट में गया, फिर वो गैसियस स्टेट में आ गया, उस स्टेट की बात नहीं हो रही। यहां पर स्टेट का मायने ये है कि उसकी अवस्था क्या है, ये क्या बात हुई है? कहीं पर आप स्टेट का मतलब बताते हैं कि स्टेट का मतलब होता है राज्य, कहीं आप स्टेट का मतलब बता देते हैं अवस्था, कहीं आप स्टेट का मतलब बताते हैं फिजिकल स्टेट। माजरा क्या चल रहा है यार? अरे मेरी गलती नहीं है। अच्छा, अब यहां पर अच्छा ही मैंने कहा, अलग तरीके से कह दिया। अब ये मैंने थोड़ी बनाया था जी, सबका अलग अलग मीनिंग निकल गया। अब इसमें मेरी गलती नहीं, कहने वाली गलती। हाँ, तो स्टेट जिसे कहा जिसने थर्मोडायनेमिक का, वो उसकी गलती, मुझे मत कहिए। स्टेट मतलब हो गया अवस्था। इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि बार बार ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी। मतलब चाय रखा हुआ है, चाय गर्म है, यानी उसका स्टेट जो है वो गर्म है। 20 मिनट बाद में वापस आया, मैंने पीना चाहा तो वो ठंडा लगा, मुझे मन खराब हो गया, यानी उसका स्टेट जो है वो बदल गया। पहले जिस स्टेट में था, पहले जिस अवस्था में था, वो अब उस अवस्था में नहीं है, क्योंकि उसका टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर कम हुआ। मतलब स्टेट को कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं जो डिफाइन करते हैं। मतलब चाय रखा हुआ है, अगर मैंने उसका टेम्परेचर बदल दिया तो उसका स्टेट भी बदल गया। ठीक है सर, पानी के बोतल में पानी रखा हुआ है, थोड़ा सा पानी भरा मैंने उसमें और पानी भर दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब अब उसका स्टेट भी बदल गया। समझ गए? हाँ सर, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट एक ऐसा चीज है जिसे कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और उन वेरिएबल्स में से है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मेन आपको यही दिखने वाले हैं जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर बदला, स्टेट बदला, प्रेशर बदला। ये देखिए वेरिएबल्स मतलब क्यों? क्योंकि ये बदलते जाएंगे, टेम्परेचर भी बदलेगा, प्रेशर भी बदलेगा, वॉल्यूम भी बदलेगा, और इनके बदलने से ये जो स्टेट है वो बदलेगा। यानी अगर ये फिक्स रहे तो ये उसे डिफाइन करेंगे। स्टेट का मोटा मोटी मैंने ये कहा, ठीक है जी। तो स्टेट वो चीज है जहां पर इसके वेरिएबल्स फिक्स होते हैं। स्टेट वो चीज है जहां पर उसके वेरिएबल्स फिक्स होते हैं। और वेरिएबल्स क्या है जी? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या है? जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं। दोनों एक ही साथ में समझ गए जी? फिर से बोलिए सर, थोड़ा सा अटक गया। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है? जो किसी चीज के स्टेट को डिफाइन करेगा। फिर से,
थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है? जो किसी चीज के स्टेट को डिफाइन करेगा। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट रहने पर डिफाइन होगा। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है? जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट रहने पर डिफाइन होगा। समझ में नहीं आया सर? स्टेट मतलब अवस्था, उसको डिफाइन कौन करेगा? वेरिएबल्स, बात खत्म। स्टेट मतलब अवस्था, उसको डिफाइन कौन करेगा? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, बात खत्म। बस इतना ही समझना है जी, ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में जाएंगे दिक्कत हो जाएगी, समझ जाना है बस। बाकी लिखना पढ़ना तो आपको आता ही। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आता? हमें तो सब समझ में आता है जी। हाँ जी, आपको क्यों नहीं आएगा? आप तो बहुत तेज है। स्टेट फंक्शन और वर्क नहीं यार, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की अब हम बात करेंगे, बड़ा ही मजेदार है जी। स्टेट फंक्शन एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि हमें समझना मेन चीज है। समझना मेन चीज है। यहां पर लोग डेफिनेशन रटते हैं लेकिन होता नहीं है उससे कुछ, 5 दिनों बाद आप भूल जाएंगे। स्टेट फंक्शन नाम से ही समझ में आ जाता है, ज्यादा उसमें है नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने फील थोड़ा है ना, वो उतना नहीं है। स्टेट फंक्शन मतलब ये हुआ, मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको, कि मैंने अपने हाथ में गरम गरम चाय रखा हुआ है और मुझे किसी ने बुलाया कि भैया चाय मुझे दे दीजिए। मैं ले गया उसे, मान लीजिए यहां से यहां जाने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, मैं यहां से यहां गया, चाय का टेम्परेचर उस समय मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस था, तो मैं जब यहां पर ले गया उसे, तो यहां पर आते आते 60 डिग्री सेल्सियस चाय का टेम्परेचर हो गया था। ठीक, चाय का टेम्परेचर हो गया था, मतलब वेरी गुड। और मुझे यहां से वहां जाने में 5 मिनट का समय लगा, 5 मिनट के अंदर चाय जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है सर, अब कहना क्या चाहते, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से मुझे उसने बुलाया, इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा सीधे सीधे नहीं जाऊंगा, मैं कभी इधर गया, फिर मैंने चाय किसी को सुंघाई, फिर इधर गया, फिर मैंने चाय में थोड़ा चीनी डाला, फिर उधर घुमा घुमा के 5 मिनट के अंदर फिर से उस व्यक्ति के सामने मैं उस चाय को लेकर पहुंच गया। चाय पहले भी 80 डिग्री सेल्सियस पर था, अब मैं फिर जब 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचा, तो बताइए चाय का टेम्परेचर कितना होगा? आप बोलेंगे कि ये तो वही बात हुई, आप कान को ऐसे पकड़े या ऐसे घुमाकर वैसे पकड़े, टेम्परेचर तो जी 60 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अरे भैया, चाय को आप सीधा सीधा डायरेक्ट लेके आ जाएं या फिर आप घुमा के लेके जाइए, अरे भैया टेम्परेचर में क्या दिक्कत है? उसी चीज को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। पाथ से डिपेंडेंट नहीं है जी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को पाथ से क्या मतलब? पहले 80 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। फाइनल और इनिशियल और फाइनल कितना है उससे मतलब है, बीच में आप क्या करें क्या मतलब उससे, वो स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब ये हुआ, उसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए मुझे यहां से वहां पर जाना है, मान लीजिए मुझे यहां, ये अभी मैं मोटा बुद्धि समझ रहे हैं ना, उसको समझा रहा हूं। थोड़ी देर बाद मैं यहां पर फिजिक्स को लेकर आऊंगा, उस तरीके से आपको स्टेट और पाथ फंक्शन समझाऊंगा। दोनों तरीके हैं, ठीक है, दोनों समझिएगा। पहले ये समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान है। मान लीजिए मुझे यहां से वहां जाना है, मैं यहां चुपचाप सीधे सीधे चला गया, मान लीजिए 5 जूल मैंने काम किया, वर्क डन मेरा हुआ 5 जूल। यहां से वहां जाना है लेकिन बीच में बहुत जाम है, तो मैंने बोला कि शॉर्टकट पकड़ते हैं। मैं सामने गया, यहां घुमा, उधर घुमा, इधर घुमा, उधर घुमा, टाइम बहुत लगा और फिर मैं अंततः इस जगह पर पहुंचा। इस समय मेरा वर्क डन कितना रहेगा? जाहिर सी बात है यार, ज्यादा रहेगा, मान लेते हैं 50 जूल। मतलब वर्क डन अगर मैं सीधा जाता हूं इस तरीके से तो 5 जूल, घूम फिर के आता हूं तो 50 जूल, यानी वर्क डन मेरा पाथ पर डिपेंड कर रहा है, यानी इट्स अ पाथ फंक्शन। जो चीज मेरे पाथ पर डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पर डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन। फिर से एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये एक पहाड़ है और आप यहां पर खड़े हैं, आपको अचानक से वो टेम्प वी, आपने सुना है टेम्प वी, याद है टेम्प वी? तो बॉयज जिसने देखा होगा उसको याद होगा। टेम्प वी जैसे ही आप इंजेक्शन लेंगे 24 घंटे के लिए आप एक सुपर हीरो बन जाएंगे। आपको मैंने दिया, आप होमलैंडर बनकर यहां पर पहुंच गए जी। नहीं समझ में आएगा? सिंपल यही है, आप सुपरमैन बनकर वहां पर पहुंच गए। हाँ, लेकिन आपको नहीं दिया है, आप बुली बचर हैं। आप क्या कर रहे हैं? पहाड़ पर रोड बाय रोड, रोड बाय रोड, रोड बाय रोड, रोड बाय रोड घूम कर अंततः यहां पर पहुंचे। आप ही हैं वो। आपको एक बार आपको
थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह दिया तो आप सुपरमैन बन गए, और बाकी आप बिल्ली बुचर हैं ही, आप पैदल पैदल गोल गोल घूम के पहुंचे उस पॉइंट पर। ठीक है सर, इस पॉइंट पर आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा फिजिक्स आप ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ये समझाने का तरीका है, ये ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको। mgh, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर ये ग्राउंड है तो आपका इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आप बोलेंगे 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा हाइट 0 है भाई, तो मेरा 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी। और ये आपको पता होगा कि इस पॉइंट पर इस मार्कर का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेता जाऊं इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसका रिलेशन नहीं है अभी केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको स्टेट और पाथ फंक्शन समझ में आए। इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मैंने बोला ठीक है, और मान लेते हैं यहां से यहां तक जो आपका हाइट है, जो माउंटेन का हाइट है वो h1 है। मैंने आपको यहां से उड़ाकर वहां पर फेंका, तो इस पॉइंट पर बताइए आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आप बोलेंगे mgh1। आप यहां से घूम घूम के उसी पॉइंट पर पहुंचे। मैंने पूछा कि अब अपना पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आप कहेंगे यार mgh1 ही तो होगा। मतलब आप सीधा उस पॉइंट पर पहुंचिए या फिर घूम फिर के उस पॉइंट पर पहुंचिए, पोटेंशियल एनर्जी तो आपका सेम ही है जी, क्योंकि आपका हाइट सेम है। मास और जी तो बदलने नहीं वाला जी, और हाइट तो सेम है। यानी एनर्जी वो चीज है जो आपके पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, वो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड कर रही है, यानी आपकी हाइट पर डिपेंड कर रही है। तो इससे हमें यह भी पता चला कि एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। जानते हैं सर, आपको पढ़ाना आ नहीं रहा है, पहले डेफिनेशन लिखना चाहिए और फिर उस हिसाब से बताना चाहिए। मैंने पहले बता दिया, अब डेफिनेशन लिख रहा हूं आराम से, चिल मोड में। ठीक है जी, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया जाए। दोज फंक्शन उज वैल्यू यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। चलिए भैया, दोज फंक्शन लिखते जाइएगा, बढ़िया डेफिनेशन है। हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। एग्जाम्पल में ले लिया जाए सर, अभी हमने दो एग्जाम्पल लिया, टेम्परेचर और एनर्जी। बाकी एक एग्जाम्पल लीजिए आप टोटल इंटरनल एनर्जी, फिर आप ले लीजिए एंथैल्पी, फिर आप ले लीजिए एंथैल्पी, फिर आप ले लीजिए एंट्रोपी। ठीक है, फिर आप ले लीजिए प्रेशर, फिर आप ले लीजिए वॉल्यूम। ठीक है, इतने आपके लिए काफ़ी रहेंगे। और एक और आप ले सकते हैं जो कि है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब क्या भला आपने बता दी सर, ये आप पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, याद रखने में क्या है, ये है टोटल इंटरनल एनर्जी, ये है टोटल इंटरनल एनर्जी, ये है एंथैल्पी, इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है ये है एंट्रोपी। सब पता चलेगा आपको, चिंता करने की बात नहीं है। टेम्परेचर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा आप लिख दीजिए। पाथ फंक्शन क्या है कि दोज फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पाथ, बस इतना लिख रहा हूं कि वो पाथ पर डिपेंड करता है जी। जैसे मैंने आपको बताया वर्क डन, जैसे मैंने आपको बताया हीट, जैसे मैंने आपको बताया हीट कैपेसिटी, जिसे CPCBV कहते हैं। ठीक है, आपने आप आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो वर्क डन, बस इतने आपको याद रखने हैं जी। वर्क डन, हीट कैपेसिटी, CPCB, जहां भी आ गए वो पाथ फंक्शन। इसको छोड़ के जो भी आपको दिख रहा है स्टेट फंक्शन। सिंपल सी बात। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। उतना सुंदर लिखा तो नहीं है, लेकिन जो चीज है वो सुंदर है। ठीक है, हाँ जी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको बोरियत दे सकता है, लेकिन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आपके 4 नंबर ही बचा सकता है। अगर आपको कहीं डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा पी, डेल्टा यू,
डेल्टा एच वगैरह जो भी दिखे, अगर आप जो भी मैंने पिछले एग्जांपल बताया उसके सामने अगर डेल्टा लग जाए तो कई बार एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाकर इसको कहलवा देंगे कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं, और आप खुश होकर लिखेंगे जी हाँ है। बट याद रखना, इट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन। एकदम पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नॉट अ स्टेट फंक्शन यार। वाई नहीं है जी, बस हाँ ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपके नंबर बचाते हैं। कैसे पता है जी? बस पता है, उससे क्या मतलब कहाँ से पता है, ठीक है। और कुछ, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या है वो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, बस जो चीज मैं बता रहा हूं उसे याद रखिए कि अगर मैं स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो आता है 0। ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन का साइन। जिसने गलती से पढ़ रखा हो, अगर कोई ड्रॉपर देख रहा हो या फिर क्लास 12 का ये चीज देख रहा हो, तो मैं बताना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्टेट फंक्शन, किसी फंक्शन का मान लीजिए a टू b, और फिर हम b टू a कर रहे हैं किसी फंक्शन का, तो जब हम इस लिमिट को अपोजिट करेंगे, मतलब इसे भी a टू b करेंगे, तो यहां पर साइन बदलेगा और दोनों कट के 0 मेरा आंसर आएगा। साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब a से b गए फिर b से a आ गए, ये जी साइक्लिक इंटीग्रेशन। नहीं समझना इसे, आप पढ़ेंगे क्यों दिमाग लगाना, बस याद रखिए कि साइक्लिक इंटीग्रेशन, लिख लीजिए इसे पॉइंट में, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर लिख लीजिए कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0। पॉइंट्स हैं, इसे अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके नंबर बचाएगा, ठीक है। ये चीज नहीं फील होगा, मैं समझ रहा हूं, ये अभी आपका टॉपिक ही नहीं है, जब आप पढ़ लेंगे फिजिक्स में तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब क्या बताना था, ये केमिस्ट्री के हिसाब से हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बाय द वे। अब क्या बताना है, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका, स्टेट फंक्शन का, तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। आगे हम डिफरेंशिएशन वगैरह करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भैया हाँ इसका वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा है, आप देख लीजिए जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि पाथ फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इट विल नॉट बी ए एग्जैक्ट वैल्यू। समझ नहीं आ रहा सर, भागने का मन कर रहा है, इस वीडियो को छोड़ दे क्या? धैर्य रखिए, अगर ये आपको क्वेश्चन दिखा कहीं तो याद करिएगा आप हमें ही जी। और कुछ नहीं बताना है? नहीं, और कुछ तो हमें नहीं बताना है। आज का वीडियो हम यहीं पर रोक देते हैं, शायद थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। कल के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटेंसिव इंटेंसिव वेरिएबल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम प्रोसेस के बारे में देखेंगे, फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी वगैरह की बात करेंगे, एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे, एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। काफी सारी चीजें हैं अभी डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए जय महाराज जी, JMJ।